अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 29वें दिन आपको एक इक़्तिबास दिया गया है जो दरअसल आपके जमात हश्तुम में फ़कीर जो आप सबक पढ़ चुके हैं उसका इक़्तिबास यहाँ दिया गया है। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद सरगर्मियाँ हल करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ें और उसके बाद आप सरगर्मियाँ हम देखते हैं। पहली सरगर्मी दी गई है, आपको सवालात के जवाब देने हैं। सदा लगाने वाला फ़कीर कैसा नज़र आ रहा था। अब देखिए दूसरी लाइन में आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा एक काबिल रहम हस्ती पाया। तो इसमें आप ये जवाब भी लिख सकते हैं कि सदा लगाने वाला फ़कीर एक काबिल रहम हस्ती नज़र आया, और आप ये भी लिख सकते हैं कि सदा लगाने वाला फ़कीर बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर नज़र आया। दोनों एक ही बात है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिए कि फ़कीर सदा लगाने वाला फ़कीर बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर नज़र आया। उसके बाद खानम ने फ़कीर को नाश्ते के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेजीं। तो खानम ने फ़कीर के लिए चाय, एक प्याली में चाय, टोस्ट और 4 पैसे भेजे। इस तरह आप तीनों चीज़ों का जिक्र करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इक़्तिबास की मदद से खाका मुकम्मल करना है। ये सदा लगाने वाले फ़कीर का हुलिया आपको लिखना है। तो हुलिया में 4 चीज़ें हैं, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। फ़ाक़ा ज़दा, देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं फ़ाक़ा ज़दा। दूसरा है ज़ईफ़ुल उम्र, तीसरा चीथड़े लगाए, और चौथा बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। इस तरह आपको चारों चीज़ें लिखनी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल करना है। खानम ने डैश का नाम सुनकर जल्दी तोसों को अंगीठी पर सेंका। तो क्या आएगा, 2 फ़कीर आ जाएगा। इसी तरह मैंने उस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरह अब आपको यहाँ पर अलामत औक़ाफ़ लगाना है। आप ये समझिए कि अलामत औक़ाफ़ क्या चीज़ है। जब हम जो सक्ता, ख़त्मा और कौसैन ये लगाते हैं, ये क्या हैं, ये अलामत औक़ाफ़ कहलाते हैं, वावैन। तो इसको ये बहुत अहम है, उर्दू में ये बहुत अहम चीज़ है। आपको इसको समझना ज़रूरी है, कहाँ कौमा लगता है, कहाँ पर सक्ता लगता है, कहाँ ख़त्मा आता है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके लिए ये असल में ये जो जुमला है ये आगे इसी सबक के आगे का एक जुमला है। इस इक़्तिबास के बाद आगे ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, तो हम वो देखते हैं कि वो जुमला क्या है असल में। तो आप इधर आते हैं, हम देखिए फ़कीर, देखिए फ़कीर साहब उसके जवाब में बोले और घर वालों को जहर दे दूं। अब देखिए फ़कीर साहब उसके जवाब में बोले, अब यहाँ से फ़कीर का जवाब शुरू हो रहा है। फ़कीर साहब उसके जवाब में बोले, इसके आगे उसका जवाब है। तो चूँकि ये उसकी बात है, फ़कीर की बात है, इसलिए पहले सक्ता लगाया गया, फिर उसके बाद वावैन। तो वावैन में उसकी बात नक़ल की गई, और घर वालों को जहर दे दूँ। तो ये सवाल भी है, तो जहर दे दूँ के आगे सवालिया निशान है, और फिर वो वावैन जो है उसको क्लोज़ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके जुमले को जो है ये कोट कर दिया गया। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है कि अगर किसी का जुमला आप लिख रहे हैं तो इस तरह आपको एक सक्ता लगाना होता है, उसके बाद वावैन में के ज़रिए उस जुमले को ज़ाहिर करना होता है। तो इस तरह से आप उसको लिखेंगे। यहाँ जो आपके सवाल में जो मामला, जो 2 वावैन पहले ही लग के आ गए हैं, ये गलत हो गया है। फ़कीर के साथ आप देख रहे हैं 2 वावैन लगे हुए हैं, तो ये वावैन यहाँ दुरुस्त नहीं है। वो जुमला वहाँ से आप देख कर लिखें, वो उसी तरह से लिखें जैसी अलामतें वहाँ लगी हुई हैं, तो वो आपका जुमला सही हो जाएगा। इस तरह से आपको गदागरी एक समाजी लानत उन्वान पर 10 सत्रों का मजमून लिखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, गदागरी किसे कहते हैं असल में, भीख मांगना। तो भीख मांगना एक समाजी लानत है, इस पर आपको 10 सत्रों का मजमून लिखना है, सिर्फ 10 सत्रें लिखनी है। तो आप यही उन्वान गूगल पर टाइप कीजिए, वहाँ से आप देखें, वहाँ बहुत से मज़ामीन आप देखें, वहाँ से आप मवाद इकट्ठा करें और उसको लिखें। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि भीख मांगना एक समाजी लानत है, और बहुत से ऐसे लोग जो मुस्तहिक नहीं होते वो भीख मांग के अपने प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं,
اور جو لوگ بیچارے مستحق ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے. تو اس میں آپ کو خود آپ اپنے احساسات بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک لعنت کس طرح سے ہے، گداگری، بھیک مانگنا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کچھ آپ تلاش بھی کیجئے مواد، پھر اپنے اعتبار سے بھی لکھیے، آپ انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غریب اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو، ادارے خیال کیجیے. یہاں بھی آپ کو اپنی رائے دینا ہے کہ جو بیچارے غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں. اب ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو بھیک مانگنا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو لوگ بھیک مانگ کر ضرورت سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور ہمیشہ بس ایک ہی وہ بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں تو وہ یقیناً غلط چیز ہے. لیکن وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سماج میں ضرورت مند لوگ کون ہیں اور واقعی مستحق لوگ کون ہیں، ان تک پہنچ کر آپ کو مدد بھی کرنی پڑے گی. تو دونوں باتیں پوچھی گئی تھیں آپ سے. پہلے یہ پوچھا گیا تھا کہ بھیک مانگنا ایک سماجی لعنت ہے، اس پر لکھنا ہے. پھر دوسری چیز آپ کو پوچھی گئی کہ جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. اب آپ کو یہاں لکھنا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہو. تو آپ اپنی رائے لکھیے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم چند اہل خیر حضرات تک پہنچیں گے، ان کے سامنے بات رکھیں گے، ان سے رقم جمع کریں گے، ان کی مدد کریں گے. یا یہ ہو کہ بستی میں جتنے غریب لوگ ہیں سب باقی لوگ ان کو جو ہے تقسیم کر لیں، 2 4 لوگ، اور ان کی مدد کریں. اس طرح سے آپ مختلف ترکیبیں آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ اس پر اپنی رائے ضرور لکھیں، اپنے خیالات تحریر کریں، تاکہ واقعی یعنی اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح لکھیں گے بھی، اور یہ عمل کرنے کی بھی چیز ہے، صرف لکھنے کی چیز نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.